फरीदाबाद से रेड इको स्पोर्ट कार को बरामद कर लिया गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको बात में बता रहे हैं। ब्लास्ट के बाद से ही इस रेड कलर की कार की तलाश चल रही थी। एजेंसियों को इस कार पर शक था। फरीदाबाद के खंदावली से बरामद हुई है ये कार। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। लाल कलर की इको स्पोर्ट कार जिसकी पुलिस सुबह से ही तलाश कर रही थी, जगह जगह दबिश चल रही थी। पूरे दिल्ली में रेड अलर्ट के चलते हुए इसकी तलाश की जा रही थी। अब वो लाल कलर की इको स्पोर्ट कार मिल गई है। अब इसके अंदर क्या विस्फोटक है, ये जब पुलिस अपनी जानकारी हमें देगी उसके बाद ही हम आपको कंफर्म करा पाएंगे। लेकिन ये इस कार की तलाश की जा रही थी और उमर से इस कार के तार जुड़े हुए हैं। अमित भारद्वाज जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, अब ये कार मिल गई है, आगे की क्या अपडेट और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको विजुअल्स भी दिखाता रहूंगा और मैं सिचुएशन भी यहाँ समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ हरियाणा पुलिस की गाड़ियाँ, आगे एजेंसीज की गाड़ी भी आपको दिखाई देगी। जांच शुरू हो चुकी है। यहाँ पर गाड़ी कितने बजे पहुँची, कैसे पहुँची, कौन छोड़ गया, इसकी पूरी जो है वो अभी पुलिस इस तफ्तीश कर रही है। एसीपी मुजस्सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे ये इलाका कॉर्डन ऑफ करना है और इस इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के बाद जो है वो यहाँ पर फिर मैं आपको कोई जानकारी दे पाऊँगा। ये देखिए, पुलिस की सारी टीमें यहाँ पर खड़ी हैं। यहाँ पर एजेंसियों के भी लोग हैं, अलग राज्यों की भी पुलिस आई हुई है, इंटेल एजेंसीज के भी लोग हैं, सुरक्षा जांच एजेंसियों के भी लोग हैं। तो यहाँ पर पूरी वो हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस की पूरी टीमें खड़ी हैं। ये कांदावाली गांव है और जहाँ पर पूरी इस पे जो है पूरी जांच हो रही है और यहाँ पुलिस अभी किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रही है क्योंकि अभी पूरी तफ्तीश हो रही है कि कैसे ये गाड़ी यहाँ पहुँची, कितने बजे पहुँची, कहाँ से आई और इसके तार अब कांदावाली से कैसे जुड़े हैं। क्योंकि आसपास के जितने भी इलाके थे वहाँ पर भी जो है चीज़ें निकल के सामने आ रही थी। उन्हीं इनपुट पे यहाँ पर पहुँचे। किस आदमी ने, किस शख्स ने बताया कि गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और ये गाड़ी वही है जिसको ढूंढा जा रहा था। अभी पूरी डिटेल चल रही है। जितनी भी टीमें हैं यहाँ बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी क्योंकि ये गाड़ी बरामद की गई है, कोई खड़ी कर यहाँ पर छोड़ गया था। अब आगे जांच का विषय और जैसे कोई अपडेट आएगा अमित, मैं फिर आपका रुख करूंगी। दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। 6 दिसंबर को ब्लास्ट करना चाहता था, ये उमर का प्लान था। 6 दिसंबर को इस विस्फोट का बाबरी विध्वंस की बरसी पर प्लान था। विस्फोटक रखकर उमर तैयारी कर रहा था। प्रमोद शर्मा जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि 6 दिसंबर वो तारीख थी जो कि तय कर ली गई थी और डॉक्टर उमर नबी उसने 6 तारीख को ही कहीं पे एक बड़ा धमाका करना था। बाबरी मस्जिद विध्वंस की जो बरसी होती है उस धमाका करने से वो पूरे देश में ये बात साबित करना चाहता था कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था उसकी बरसी पर वो पूरी कौम के लिए शहादत ले रहा है और इससे पूरे देश और दुनिया में एक मैसेज देना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही वो 10 तारीख को लाल किले के सामने गाड़ी में बम फटने से उसकी मौत हो गई जो बताया जा रहा है। लेकिन 6 तारीख को न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के कई राज्यों में, जिसमें से उत्तर प्रदेश का अयोध्या भी है, जो कि अभी तक सूत्रों से जानकारी मिली है अयोध्या का राम मंदिर भी इनके टारगेट पे था। तो उस दिन हो सकता है कि सीरियल ब्लास्ट होते 6 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे मॉड्यूल को बस्ट कर लिया और 2900 किलो जो है अमोनियम नाइट्रेट और टाइमर की व्यवस्था पहले ही कर ली गई थी और उनसे इतना सुरक्षा बलों ने कर लिया है। और अगली बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के गुंटूर से हमें मिल रही है। इस्लामी आतंकवादियों का अड्डा यहां पर मिला है। गुंटूर में आतंकी के स्लीपर सेल्स एक्टिव है। मुंबई एटीएस ने अब कई आतंकी ठिकानों पर रेड की है। तो कुल मिलाकर अब पूरे हिंदुस्तान में जो सुरक्षा बल है वो अलर्ट पर है क्योंकि जिस तरीके का ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है ऐसी किसी घटना को दोबारा अंजाम न दिया जा सके, इसके लिए तैयारी पूरी की गई है। मुबस्सिर जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुबस्सिर, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल शोभना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जिस दिन यहां पहुंचे थे लाल किला पर, मैं इस वक्त लाल किले पर ही मौजूद हूं जहां पर ये पूरा मामला सामने आया, धमाका हुआ था, उससे चंद कदम की दूरी पर जिस दिन लाल किला पहुंचे थे उसी दिन ये संदेश दे दिया गया था कि किसी भी आतंकी को उसके ठिकानों को
छोड़ा नहीं जाएगा, ढूंढ ढूंढ कर उनको बाहर निकाला जाएगा। और शायद इसी का असर जो है वो देखने को मिल रहा है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जो मुंबई एटीएस है, जो स्लीपर सेल थे आतंकी ठिकानों को जो एक्टिवेट हुए थे, उनकी धरपकड़ की है, छापेमारी की गई है। और कई सारे ऐसी कुछ और भी चीजें हैं जो निकल के आए। जो स्लीपर सेल एक्टिव हुए थे मुंबई एटीएस ने उनकी धरपकड़ की है और उनके आतंकी जो ठिकाने थे उन पर रेड की है। यानी कई जगह, चाहे महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, लगातार आतंकी ठिकाने जो ऐसे संदिग्ध भी मिल रहे हैं उन पर लगातार रेड की जा रही है। जरा से कोई भी क्लू मिलता है तो पुलिस पूरी तरीके से जो है वो एक्टिव नजर आ रही है। फिलहाल तरीके का ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है, उससे अब सबक लेते हुए पूरे हिंदुस्तान में कहीं कहीं और कोई इसी तरीके की साजिश न रची जा रही हो, उसको सेव करना है। बने रहिए मुबशिर। और दिल्ली धमाकों को 48 घंटे का समय बीत चुका है। जांच एजेंसियों की कई थ्योरी सामने आ रही है, कुछ ऐसी कड़ियां भी सामने आई हैं जिससे धमाके के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आतंकी डॉक्टर्स की डी गैंग जैश ए मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थी। दावा किया जा रहा है कि उनको सीधे बहावलपुर से आदेश मिल रहे थे। ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर को कोई गाइड कर रहा था, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इनमें से कोई भी डॉक्टर पाकिस्तानी नहीं है, ये सारे के सारे हिंदुस्तानी डॉक्टर्स हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद का हाथ है। फरीदाबाद मॉड्यूल में पकड़े गए आतंकियों के तार भी इन्हीं आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। आतंकी डॉक्टरों का गैंग सीधे पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। उन्हें हर मूवमेंट के लिए सीमा पार बैठे आतंकी कमांडरों से ऑर्डर मिल रहे थे। धमाके को कैसे अंजाम देना है, टारगेट क्या है, इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की जा रही थी। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर लगातार जैश ए मोहम्मद के संपर्क में था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 10 नवंबर को जब ये ब्लास्ट हुआ तो डॉक्टर उमर I-20 कार लेकर लाल किले के इसी पार्किंग में यहाँ पर पहुंचा था और करीब 3 घंटे तक पार्किंग के अंदर बैठा रहा और 1 सेकंड के लिए भी वो बाहर नहीं निकला। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में बैठे आकाओं से उसे इंस्ट्रक्शन मिला, उसके बाद वो I-20 कार लेकर निकला और लाल किले के गेट नंबर 1 के पास ये ब्लास्ट कराया गया। डॉक्टरों के मॉड्यूल को शामिल कर आतंकियों ने धमाके के लिए इस फिदाइन ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमले के बाद से ही पाकिस्तान में खलबली मची है। आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन को सोच पाकिस्तान डर गया है। मसूद अजहर को सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है, जबकि लश्कर ए ताइबा के सरगना हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक मसूद अजहर को बहावलपुर के आसपास ही कहीं छिपाया गया है। ISI ने उसकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो चुका है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश के हेडक्वार्टर का क्या हश्र हुआ था पाकिस्तान जानता है। तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर हमले के बाद की है, जब भावलपुर बेस को तबाह कर दिया गया था। ऐसे में पाकिस्तान जानता है कि अब की बार प्रहार और भी घातक होगा। दिल्ली ब्लास्ट के 2 बड़े आरोपी उमर मोहम्मद और मुजम्मिल शकील को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने दिल्ली ब्लास्ट से पहले टर्की की यात्रा की थी। टर्की में मुजम्मिल और उमर के जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात की बात भी सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट के तार पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की और बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तुर्की ने किस तरह से भारत से दुश्मनी निभाई, ये दुनिया देख चुकी है। अब दिल्ली धमाकों का भी कनेक्शन भारत के लिए दूसरे पाकिस्तान के तौर पर उभरते इस मुल्क से जुड़ रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें जो कहानी सामने आई उससे पता चला कि इस पूरी साजिश में इंटरनेशनल ताकतें मिली हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद उमर और मुजम्मिल के पासपोर्ट से उनके तुर्की की यात्रा की जानकारी मिली है। इन दोनों के पासपोर्ट में तुर्की के स्टैंप मिले हैं। तुर्की में दोनों जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मिले थे। जांच एजेंसियों को शक है कि तुर्की यात्रा के दौरान ही इन दोनों को ऑपरेशन से जुड़े निर्देश मिले थे। भारत दहलाने की साजिश का ये जाल तुर्की से बांग्लादेश और नेपाल तक फैला हुआ था। तुर्की से लौटने के बाद इस मॉड्यूल ने अपने नेटवर्क को पूरे देश में फैलाने का फैसला किया। डॉक्टर मुजम्मिल ने फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। विस्फोट यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 डॉक्टरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार करने और 2900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त करने के कुछ घंटों बाद हुआ, जिसमें जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े एक सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जो कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। और आतंकवादी उमर को लेकर इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। धमाके से पहले मस्जिद गया था उमर, कमला बाजार थाने की मस्जिद में गया था। मस्जिद में 10 मिनट रुक कर निकला था। मस्जिद से निकलकर लाल किले गया था ये उमर। ये विजुअल्स, ये वीडियो भी पुलिस के पास मौजूद है। धमाके से पहले मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचा था ये आतंकी उमर। नीरज गौर, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये जो मस्जिद है इसमें कुछ कमरे भी बने हुए हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ किसी से ये मिलने के लिए पहुंचा था, और एक वर्जन ये भी आ रहा है कि ये नमाज पढ़ने पहुंचा था। क्या अपडेट आपके पास है, क्योंकि वीडियो शायद पुलिस के पास है इसका?
बिल्कुल शोभना, मैं आपको बताऊं कि लगातार इस पूरे मामले की जांच जो है जांच एजेंसियां लगातार कर रही हैं और उसी के साथ ये निकल करके सामने आए कि जो कि इसमें उमर है वो जब गया था लाल किला उससे पहले ये जो है उसी रूट पर ही आगे जाकर के लाल किला है और उससे पहले जो कि रामलीला मैदान है ठीक उसके पास में ही एक मस्जिद है। उस मस्जिद में जाकर के करीब 10 मिनट आकर के रुकता है और फिर उस मस्जिद में 10 मिनट के बाद में वहां से निकल जाता है। पुलिस ने तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देखा है और उसी के साथ पुलिस ने ये भी जो है वेरीफाई किया है कि आखिरकार उसने वहां पर किस किस से बात की थी। तो उसके बाद में पुलिस जो है अब इस जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस ये भी देख रही है कि क्या इसने वहां पर कितने कितने लोगों से बात की थी, क्या इस मस्जिद के अलावा भी वहां पर वो किसी और इलाके में गया था। लेकिन अभी तक की जांच में जी बिल्कुल नीरज, आप नजर बना के रखिए और अगली खबर का रुख करेंगे। अहमदाबाद से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस समय की, गुजरात एटीएस ने इन 3 आतंकियों को अरेस्ट किया है। आईएसकेपी के ये 3 आतंकी हैं। अहमदाबाद से ये अरेस्ट हुए हैं। डॉक्टर सैयद के पास से राइफल भी बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान आतंकी जो है वो रोता हुआ नजर आया, रोने लगा वो। गुजरात एटीएस ने इन 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। जी न्यूज संवाददाता राहुल मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या अपडेट इस खबर को लेकर और क्या ये जो आतंकी पकड़े गए इनका कनेक्शन भी फरीदाबाद गैंग से था? देखिए, हर एक पहलू को और हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है शोभना, और यही कारण है कि अब जब ये गिरफ्तार हुए हैं तो इनसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है, तीनों आतंकियों को ये गिरफ्तार किया और इन गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ भी की जा रही है। डॉक्टर सैयद जिसके पास से राइफल मिली है उससे जब ये पूछताछ यहाँ पर की गई तो उस समय रोया भी है, उस समय वो रोने भी लगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हर एक कड़ी को, हर एक पहलू को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके तार जो दिल्ली बम ब्लास्ट के तार जुड़े हुए हैं ये विदेश से भी संचालित और अलग अलग जगहों से संचालित कहीं ना कहीं इसके तार निकल करके सामने आ रहे हैं। तो हर कड़ी को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक छोटा सा साक्ष्य भी एक बड़ी लीड इस समय साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई उसी तरीके से गुजरात या यूं कहिए कि वाराणसी, उत्तर प्रदेश, कोई भी शहर और कोई भी प्रदेश निशाने पर हो सकता है। अगली खबर का रुख करेंगे। 10 नवंबर को दिल्ली को दहलाने से पहले फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की एक बड़ी खेप बरामद की गई थी, लेकिन अभी भी 250 से 300 किलो विस्फोटक का कोई सुराग नहीं है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि विस्फोटकों की ये बड़ी खेप छापा पड़ने से पहले वहां से हटा ली गई। और अमोनियम नाइट्रेट की इतनी बड़ी मात्रा एक बड़े इलाके को बर्बाद करने के लिए काफी है, जिसके सामने दिल्ली के लाल किले पर हुआ धमाका कुछ भी नहीं है। इस खुलासे ने जांच एजेंसियों के हाथ पांव फुला दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों तक ये विस्फोटक बांग्लादेश के रास्ते नेपाल और फिर भारत आया था। आतंकियों ने किसी फर्टिलाइजर कंपनी से अमोनियम नाइट्रेट को चोरी से हासिल किया है। वैसे भी बांग्लादेश इन दिनों भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया है और वहां के कई चरमपंथी संगठन पाकिस्तानी आकाओं से निर्देशित हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत में कुल 3200 किलोग्राम की खेप आई है, लेकिन बरामदगी 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट की ही हो पाई है, यानी 300 किलो विस्फोटक गायब है। ये इतनी बड़ी मात्रा है जो देश में बड़ी तबाही लाने के लिए काफी है। एक्सपर्ट्स की माने तो 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का धमाका 100 मीटर के दायरे में भारी तबाही मचा सकता है। इमारतें ढहेंगी, सैकड़ों हताहत होंगे, 140 किलो TNT के बराबर ऊर्जा पैदा होगी, जिसका मतलब है लाल किले के पास हुए धमाके में बेहद कम मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है, यानी इस 300 किलो का एक बड़ा हिस्सा अभी जांच एजेंसियों की पहुंच से बहुत दूर है। और बात पते कि मैं इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सुरक्षा एजेंसियों को छिपे बारूद की तलाश है। 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी भी गायब है, ऐसा सुरक्षा बलों की जानकारी में है। आतंकवादियों ने 300 किलो बारूद कहीं छुपा रखा है। बांग्लादेश के रास्ते 3200 किलो बारूद देश के भीतर आया है और अब तलाशी के लिए जगह जगह पर रेड चल रही है। लेकिन गंभीर सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, पहले मैं जी न्यूज संवाददाता राहुल मिश्रा का रुख करूंगी। राहुल, यहाँ पर गंभीर सवाल यह भी खड़ा होता है कि ठीक है, अच्छी बात है कि सुरक्षा एजेंसियों ने इस बारूद को बरामद कर लिया, 300 किलो गायब है, ये भी सुरक्षा एजेंसियों को पता चल गया है। लेकिन गंभीर सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी मात्रा में बारूद देश के अंदर आ जाता है, बांग्लादेश से आ जाता है और सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं चलता, और जब ब्लास्ट हो जाता है तब ये सारी जानकारी निकलना शुरू होती है।
सोमना, आपको इसमें एक और चीज देखना होगा कि आखिर में ये रूट कहाँ से रहा। बांग्लादेश से ये निकला तो फिर बांग्लादेश से होते हुए भारत कैसे पहुंचा? तो बांग्लादेश से होते हुए पहले नेपाल, नेपाल के रास्ते होते हुए फिर उसके बाद भारत में ये पहुंचा हुआ है। तो ये यदि नेपाल पहुंचा हुआ है तो नेपाल में भी कोई एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है या कुछ गिरोह बैठा हुआ होगा जो कि वहाँ पे इसको सहायता किया, और उसके बाद नेपाल के रास्ते जब भारत में आए तो कौन से रास्ते से आए? क्योंकि कई एक ऐसे एडजॉइनिंग एरियाज हैं नेपाल के कि जिनके जो सटे रहते हैं, जैसे आप यूपी का है, बिहार के इलाके हैं जो कि नेपाल के बॉर्डर हैं, और वहां पर से यदि किन इलाके से ये आया है और किनके द्वारा आया हुआ है, किन्होंने वहां पर सपोर्ट किया है, ये बड़ा सवाल है। उनको भी यहाँ पर ढूंढना जरूरी होगा। 300 किलो अभी यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट गायब है, और अमोनियम नाइट्रेट आप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फर्टिलाइजर कंपनियों के द्वारा यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर आखिर में और बिल्कुल, और उसके लिए पुलिस को सूचित करना होता है, आपको इसकी इजाजत लेनी पड़ती है। अमोनियम नाइट्रेट आप ऐसे ही जाके कोई भी नहीं खरीद सकता है। बिल्कुल राहुल, आप नजर बना के रखिए, मैं अगली खबर का रुख करूंगी। हरियाणा के फरीदाबाद से पुलिस ने लाल रंग की इको स्पोर्ट कार को बरामद कर लिया है। पुलिस दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही लगातार इस लाल कार की तलाश कर रही थी। अब जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ये कार सीलमपुर इलाके के फर्जी पते पर रजिस्टर्ड थी, और इस पर आप हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जी न्यूज की टीम इस इलाके में उस एड्रेस पर पहुंची है। हमारे साथ में तमाम यहाँ के लोग हैं, और ये जो कार थी इसका एड्रेस था DL10CK0458, और ये जो कार थी ये T486 स्ट्रीट नंबर 17 गौतमपुरी और जो सीलमपुर के इलाके में आता है, यहाँ के नाम पर ये रजिस्टर्ड थी। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हम भौचक्के थे, हम हैरान थे, क्योंकि ये जो एड्रेस यूज किया गया है ये पूरे तरीके से फर्जी निकला है पुलिस की जांच में। जो कार आप बता रहे हैं, जिस बंदे को बता रहे हैं, उसको ना तो हमने कभी आज तक यहाँ देखा, ना कभी उसको जाना, ना पहचाना। कोई हमारा मकसद है ना कोई मसला, क्योंकि हम लोगों के पास तो कार तो बहुत दूर की बात है, टूटी भी स्कूटी भी नहीं है। ये मकान के एड्रेस जो है ये 5 तो ये हैं, एक इनका ही हो गया, 2 आगे हैं वो जहाँ पर दूसरी मीडिया खड़ी हुई है, तो अलग अलग है। इसी पे आके सारे सबों ने अटैक कर दिया। उमर नबी जो है उसके ने जो कार खरीदी है उसका जो रजिस्ट्रेशन उसने करवाया वो उसने इसी एड्रेस पर करवाया, लेकिन पुलिस की जांच में ऐसा लग रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स यूज किए गए हैं वो पूरे तरीके से फर्जी है। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसका भी जो एड्रेस है T486 गली नंबर 17, ये जो एड्रेस है ये भी इसका एड्रेस है, और ऐसे ही T486 के नाम पर जो रजिस्ट्रेशन है आगे भी और भी जो मकान है वो भी इसी नाम से रजिस्टर्ड है। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे में मुंबई एटीएस को आज बड़ी सफलता मिली है। अलकायदा से जुड़ा एक इंजीनियर यहां पर गिरफ्तार किया गया है। एटीएस की ठाणे और मुंबई में छापेमारी हुई और ये टीचर इब्राहिम के घर दफ्तर पर रेड हुई और इब्राहिम के कई और ठिकानों पर रेड हुई। कई सामान, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहां से जब्त किए गए हैं। यानी पुणे में मुंबई एटीएस को आज बड़ी सफलता, एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। सैयद मुबस्सिर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ये जो इंजीनियर गिरफ्तार किया गया है, क्या इसका भी कोई आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है मुबस्सिर? देखिए, जैसा कि गुंटूर में हुआ जिस तरीके से स्लीपर से, तो कहीं ना कहीं मुंबई एटीएस लगातार छापेमारी जो है शोभना जी वो कर रही थी, जिसको लेकर पुणे में एक बड़ी आती है। मैं आपको डिटेल्स बता दूं, जो मुंबई की एटीएस है उनको बड़ी सफलता मिली है। अलकायदा से जुड़ा हुआ जो इंजीनियर है जिसका नाम बताया जा रहा है इब्राहिम है, जो टीचर है, उसको जो है गिरफ्तार किया है छापेमारी में, और इसको उसके दफ्तर पर रेड की गई है, तब उसको गिरफ्तार किया गया है। यानी उसके ठिकानों पर लगातार नजर बनी हुई थी, और जब पुख्ता सबूत मिले उसके बाद उसको गिरफ्तार किया। कुछ यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पहले ये कहा जाता था कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको गुमराह किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है और आतंकवादी बनाया जाता है। अब ये पढ़े लिखे लोग, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे ये इंजीनियर हो, इस तरीके के लोग आतंकवाद से जुड़ रहे हैं। ये एक कहीं ना कहीं बड़ी चिंता सुरक्षा बलों के लिए जरूर होगी। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। इस समय की बड़ी खबर हमें मिल रही है, डॉक्टर परवेज जो कि डॉक्टर शाहीन का भाई है, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन उस पर चल रहा है। परवेज की गाड़ी अब पुलिस के कब्जे
में है। एटीएस और पुलिस की रेड के बाद यहां पर लगातार जांच आगे बढ़ रही है। डॉक्टर परवेज अंसारी जो कि डॉक्टर शाहीन का भाई है और ये दोनों ही जो है वो आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। परवेज पर पुलिस जो है वो लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। प्रीति, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रही है। प्रीति, क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों जो भाई बहन है शाहीन और परवेज, इन दोनों के जो तार हैं वो आतंकी संगठन से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही जो परवेज की जो कार है वो उसने 2 साल पहले सहारनपुर से खरीदी थी। सहारनपुर से ये जो कार खरीदी गई थी, ये सहारनपुर का जो मुजम्मिल जिसकी महिला मित्र थी शाहीन, उसकी ही गाड़ी से AK-47 मिला था। और साथ ही कई और सारी जो डिवाइस हैं वो परवेज के घर से यहाँ लखनऊ से बरामद हुए थे और उसमें कई सारे डिवाइस मिले थे और उसमें ये भी इंटरनेशनल कार्ड मिले थे जिसके जरिए वो कार्ड स्वैप करता था। और साथ ही कुछ फोन में ऐसे नंबर्स मिले हैं जिससे उसका पाकिस्तानी कनेक्शन जो है वो भी सामने आया है। शाहीन और परवेज दोनों सगे भाई बहन है और काफी समय से इस तरीके की गतिविधियों में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, आप नजर बना के रखिए। जैसे कोई और अपडेट आपके पास होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में अब चौकसी पूरी तरह से बढ़ा दी गई है क्योंकि जांच के दौरान आतंकवादियों के सहारनपुर, लखनऊ और कानपुर कनेक्शन सामने आए हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ब्रांच है, एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां यहां सक्रिय हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है कि आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश के कई बड़े धार्मिक स्थल थे। खासकर अयोध्या और वाराणसी में ये भारी तबाही मचाना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो कुछ गड़बड़ करते उसके पहले सब एक्सपोज हो गए। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक आतंकियों के निशाने पर यूपी के धार्मिक स्थल थे। अयोध्या और वाराणसी में विस्फोट करना चाहते थे। शाहीन शाहिद ने अयोध्या में अपने स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट कर रखा था। यही कारण है कि अयोध्या और वाराणसी में मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। अगर ये आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब होते तो इन दोनों जगहों पर भारी तबाही हो सकती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा से आतंकियों और कट्टरपंथियों के तार जुड़ रहे हैं। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुआ जो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। लखनऊ की रहने वाली शाहीन उमर, मुजम्मिल और अदील के साथ मिलकर देश दहलाने की साजिश रच रही थी। इनके अलावा ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है जो धार्मिक पुस्तकों को छापने के नाम पर विदेशी फंडिंग जुटा रहा था। लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। यहाँ के GSVM मेडिकल कॉलेज में शाहीन फार्माकोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। तलाक के बाद शाहीन आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बन गई। इसके पास से AK-47 जैसे घातक हथियार भी मिले हैं। ये आतंकी ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी का सुरक्षा कवच है। यहाँ पुलिस हर संदिग्धों पर नजर रखती है। अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश से देश विरोधी साजिश रचने वालों का वही अंजाम होगा जो आदिल, शाहीन और फरहान का हो रहा है। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट की जांच लगातार जारी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की अहम बैठक हो रही है। संभावना है कि इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से जुड़ा कोई फैसला लिया जा सके और यही कारण है कि इस समय पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और मुनीर जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकते हैं। पीएम मोदी भूटान दौरे से दिल्ली लौट आए हैं। लौटने के तुरंत बाद पीएम LNJP अस्पताल गए और वहां घायलों से मिले। इसके बाद पीएम ने तत्काल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुला ली। ये बैठक तब होती है जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है। CCS की इस बैठक को लेकर पाकिस्तान में खौफ है, क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर का फैसला इसी CCS की बैठक में हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट की शुरुआती जांच पाकिस्तान कनेक्शन की ओर इशारा कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली ब्लास्ट जैश और अंसार गजवात अल हिंद की साजिश है। दोनों संगठनों का कमांडर बेस पाकिस्तान में है। साजिश रचने के लिए पाकिस्तान से निर्देश मिले थे। डॉक्टर मॉड्यूल शामिल कर फिदाइन ब्लास्ट फरीदाबाद मॉड्यूल के संदिग्ध आतंकी ग्रुप से जुड़े थे। संदिग्ध डॉक्टर मुजफ्फर राथर पाकिस्तान भाग गया। जैश से जुड़े डॉक्टर मुजफ्फर ही मॉड्यूल का सरगना था। दिल्ली ब्लास्ट में अरेस्ट संदिग्धों की भी पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से संबंध सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। उसको डर लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर या सर्जिकल स्ट्राइक की तरह भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। और बात पते की में इस समय बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक
शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये एक बड़ी बैठक सुरक्षा मामलों की मानी जा सकती है। वैसे तो हर बुधवार के को कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसको देखते हुए ये सीसीएस की बैठक बहुत अहम हो जाती है। जी न्यूज़ संवाददाता नीरज पांडे मेरे साथ जुड़ रहे। नीरज, जैसा कि मैं दर्शकों से कह रही हूँ कि ये वैसे तो हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन क्योंकि अब दिल्ली ब्लास्ट हुआ है और आतंकी इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अहम बैठक है आज। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि आपने देखा 2 दिन पहले ही दिल्ली में जिस तरह से आतंकियों ने दिल्ली को दहलाने की कोशिश की, लोगों को में दहशत फैलाने की कोशिश की, और उसके बाद बहुत अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई। चूँकि कैबिनेट हर बुधवार को होती है, सुबह 11 बजे होती है, लेकिन चूँकि भूटान दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज दोपहर ही वापस लौटे, तो इस वजह से ये बैठक शाम को बुलाई गई 5:30 बजे। तो पहले चूँकि कैबिनेट की बैठक बुलाई गई जिसमें कैबिनेट के सभी सदस्य मौजूद थे। और एक अहम बात जानकारी यहाँ देना बहुत ज़रूरी है, कैबिनेट के दौरान सभी कैबिनेट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो मृतक थे, जो उस घटना में लोग मारे गए थे, उन सभी को बाकायदा श्रद्धांजलि दी गई। भारत सरकार की कैबिनेट की तरफ से कैबिनेट की बैठक में श्रद्धांजलि दी गई। और उसके बाद अब चूंकि धीरे धीरे सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका निकलना शुरू हो गया है और केवल सीसीएस के जो सदस्य हैं वही अंदर रह गए हैं, तो माना जा रहा है कि अब सीसीएस की बैठक ये शुरू हो गई है। और इस कैबिनेट कमेटी, नीरज आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट इस बैठक से बाहर आएगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट की परतें जैसे जैसे खुलती जा रही हैं, उसमें आतंकवादियों के बड़े नेटवर्क और खौफनाक प्लान्स का खुलासा भी हो रहा है। आतंकवादियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश भी था और यही संदिग्ध आतंकी शाहीन आतंक का कमांड सेंटर तैयार कर रही थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके कमांड सेंटर पर ही, जिसे कहा जाए कि हंटर चला दिया। तभी तो शाहीन के आतंकी नेटवर्क का जाल बिछ पाता, उससे पहले ही योगी के ब्रह्मोस ने उसके सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। आतंकी शाहीन को उनके कमांडर की तरफ से यूपी में अपने कमांड सेंटर तैयार करने का टारगेट दिया गया था, जिसमें आतंकियों को रिक्रूट किया जा सके। शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में इसके लिए जगह खोज रही थी, ऐसी जगह जो शहर से थोड़ा दूर हो, वहाँ लोगों की ज्यादा एक्टिविटी ना हो और रिक्रूटमेंट आसानी से हो सके। शाहीन को जैश ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाने की जिम्मेदारी भी दी थी। जैश के इस मिशन के लिए बकायदा शाहीन को टेरर फंडिंग भी हुई थी। शाहीन एक बड़े कमांड सेंटर के लिए जगह तलाश रही थी। आतंकी शाहीन इस सेंटर में आतंकियों को तैयार करने का प्लान बना रही थी और साथ ही बाहर इसे दूसरी संस्था के नाम से प्रसारित करने की योजना थी। इसके लिए कुछ संस्थाओं से शाहीन ने संपर्क भी किया था। ट्रेनिंग सेंटर के बाहरी हिस्से में ही मेडिकल स्टोर खोलने का प्लान था और मुस्लिम बच्चियों के लिए छोटे स्कूल की प्लानिंग थी। बाकी हिस्से में ट्रेनिंग करने वाली लड़कियों के लिए हॉस्टल तैयार होना था। ये लड़कियां शिफ्ट के आधार पर मेडिकल शॉप में काम करती, स्कूल में बच्चियों को पढ़ाती और शिफ्ट के बाद आतंकी ट्रेनिंग में हिस्सा लेती। लेकिन जैश और शाहीन के इस खौफनाक प्लान पर योगी फोर्स ने पानी फेर। आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एजेंसियां जैसे जैसे दिल्ली ब्लास्ट की तफ्तीश में अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं, आतंकवादियों के पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो रहा है। जैश ए मोहम्मद ने डॉक्टर शाहीन को भारत में शोबाए दावत प्लान करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद जैश के जमात उल मोमिनात की भारत में चीफ कमांडर है। जैश के शोबाए दावत प्लान को भारत में एक्टिव करने के लिए शाहीन काम पर लग चुकी थी। इसके जरिए महिला आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता था, उन्हें समझाया जाता था कि जन्नत जाने के लिए भारत के खिलाफ जिहाद करना जरूरी है। इसके लिए आतंकी शाहीन जैश की दौरा अयात उल निसा की भी ट्रेनिंग ले चुकी है। शाहीन का मकसद भारत में ज्यादा से ज्यादा टीम लीडर तैयार करने का था, जिनके जरिए मुस्लिम महिलाओं को जैश ए मोहम्मद से जोड़ा जा सके। जैश की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात से जुड़ने के लिए शाहीन ने ऑनलाइन क्लासेस भी ली थी। जिन महिलाओं के पुरुष आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्हें इससे जोड़ना था। महिलाओं को आतंकी मसूद अजहर की किताब देने का भी प्लान था। शाहीन इसके लिए आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को टारगेट करती थी और उन महिलाओं को ट्रेनिंग के जरिए सुसाइड बॉम्बर बनाने की प्लानिंग थी। इस पूरे प्लान में शाहीन अपने नीचे तमाम डॉक्टरों और नर्सेस का नेटवर्क तैयार कर रही थी। आपको बता दें कि जैश के महिला विंग जमात उल मोमिनात का नेतृत्व मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर करती है। वहीं मसूद का भाई तलहा अल सैफ भी शाहीन के संपर्क में था, लेकिन अब शाहीन का पूरा प्लान एक्सपोज हो चुका है और उसके मंसूबों पर पानी फिर चुका है। और इतना ही नहीं, ये आतंकवादी डॉक्टर शाहीन टेरर मॉड्यूल की हर एक जानकारी सीमा पार बैठे अपने आकाओं तक पहुंचाती थी। चैट बॉक्स के जरिए डॉक्टर शाहीन के मैसेज का खुलासा हुआ है और इसके लिए बाकायदा शाहीन ने कोडवर्ड्स तैयार किए हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हीं कोडवर्ड्स को अब डिकोड किया है।
एक्शन के बाद शोपियां पुलिस की अपील है। सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस ने अपील की है कि धमाके के बाद असंवेदनशील पोस्ट आ रहे हैं। पोस्ट राष्ट्र विरोधी और असंवेदनशील पोस्ट शेयर करने पर अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीमा पार के अकाउंट से संपर्क बिल्कुल ना करें। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां से ये बड़ी खबर। एक्शन के बाद शोपियां पुलिस ने अब अपील की है कि सोशल मीडिया पोस्ट पर एक्शन लिया जाएगा अगर ये किसी भी तरीके से असंवेदनशील या राष्ट्र विरोधी हुई। पोस्ट शेयर करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीमा पार के अकाउंट से किसी भी तरीके का संपर्क बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी न्यूज संवाददाता खालिद हुसैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है खालिद कि इस तरीके की अफवाहें, गलत खबर जो है वो लड़ाई को, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करती है और इसीलिए शोपियां पुलिस अब ये बड़ा कदम उठाने के लिए दिखाई दे रही है, बड़ा कदम उठाती हुई। बिल्कुल, केवल शोपियां पुलिस ही नहीं बल्कि बारामूला पुलिस ने भी ये एडवाइजरी जारी की है कि इस तरह के जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हो या फिर जो एंटी नेशनल तत्व जो अफवाहें फैलाना चाहते हैं, उन चीज़ों को परहेज़ करने के लिए सोशल मीडिया जो पेज आजकल लोग चला रहे हैं या फिर दूसरी वेबसाइट्स पे अपने जो है न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने बनाया है, उस पर वो उन्हीं तत्वों को, उन्हीं खबरों को जो है लगाए जो वेरीफाइड हो। अनवेरीफाइड रूमर्स, ये इस तरह की खबरें जो है एक तो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करती है और दूसरा जो देश के दुश्मन लोग हैं उनको मजबूत करती है। तो इसी को देखते हुए साफ लफ्ज़ों में कहा गया है, बारामूला पुलिस और शोपियां पुलिस ने एडवाइजरी फिलहाल जारी की है और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट से ये जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा। बिल्कुल, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, ये पूरे भारत में लागू है। अगर कोई भी ऐसी असंवेदनशील पोस्ट या राष्ट्र विरोधी पोस्ट किसी ने भी पोस्ट की तो जाहिर सी बात है उस पर एक्शन होगा। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली धमाके के बाद एक्शन में है अब उत्तर प्रदेश पुलिस। रोहिंग्या और पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उनका सत्यापन होगा। धमाके के बाद अब एक्शन में यूपी पुलिस दिखाई दे रही है। प्रीति श्रीवास्तव जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रही है। प्रीति, बताइए क्या अपडेट इस खबर को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अलर्ट नज़र आ रही है और जगह जगह पे छापेमारी की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और उसी की एवज में आज जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तानी नागरिक जो चोरी छुपे यहाँ पर भारत में रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में किसी भी हिस्से में रह रहे हैं या बांग्लादेशी जो इस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी सभी आधार कार्ड से लेकर सभी जो दस्तावेज हैं उनकी सबकी जाँच की जाएगी और अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी पाई गई तो उन पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरीके के जो ऑपरेशन है वो पहले भी इस तरीके के ऑपरेशन चलाती रही है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसमें इस तरीके के लोग आए और मैं आपको बताऊं जो डॉक्टर शाहीन थी वो सीपीएमटी टॉपर थी, तो जिस तरीके से उसके बाद वही यही अभी मैं कह रही थी कि सुरक्षा बलों के लिए, देश के लिए बड़ी चिंता है कि पढ़े लिखे लोग जो है वो आतंकवाद का साथ दे रहे हैं। लेकिन इस समय की बड़ी खबर एक बार मैं फिर बता दूं, रेड इको स्पोर्ट कार से जुड़ी है बड़ी खबर। फरीदाबाद पहुंच गई है सीएफएसएल की टीम, संदिग्ध कार की अब जांच होगी। अमित भारद्वाज जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। अमित, क्या अपडेट? देखिए, अभी सीएफएसएल की टीम पहुंची है और भी टीमें पहुंच रही हैं। आप सायरन की आवाज़ सुन सकते होंगे। अभी देखिए पूरी टीमें यहां पर पहुंच रही हैं। यहाँ पुलिस की पूरी टीम है, यहाँ क्राइम ब्रांच की टीम है लोकल और एजेंसीज के लोग भी हैं। वो उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, जिन्होंने कहा था कि आप हमें थोड़ा काम करने दीजिए, अभी हम इसके बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे। अभी सीएफएसएल दिल्ली की टीम पहुंची है, जांच चल रही है। आप देख सकते हैं कि पूरा माहौल, महबूब पूरी तस्वीर आप दिखा दीजिए। यहाँ अभी टीमें और भी पहुँच रही हैं, तो सारी टीमें जॉइंटली यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि कहीं उसमें कोई जो विस्फोटक तो नहीं है उसमें और गाड़ी कब से खड़ी है। हालांकि कुछ लोगों ने अंदेशा दिया है गाड़ी लंबे समय से यहाँ काफ़ी घंटों से यहाँ पर खड़ी थी और फिर पहले उनको लगा कि शायद किसी की गाड़ी है, खाली प्लॉट है आगे। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि सीएफएसएल की टीम अब मौके पर पहुंच चुकी है जहां से ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार बरामद की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। परवेज और शाहीन अनपढ़ और गरीब नहीं है, दोनों भाई बहन पेशे से डॉक्टर हैं और इसके बावजूद इनके दिमाग में देश विरोधी बातें चल रही थी। सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है, डॉक्टर शाहीन पर पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर के निर्देश पर भारत में लेडी सुसाइड बॉम्बर्स की एक ऐसी फौज तैयार करने की जिम्मेदारी थी जो एक इशारे पर फिदाइन बन जाए।
फरीदाबाद के डॉक्टर मॉड्यूल में सबसे अहम किरदार है बुर्के वाली वो डॉक्टर जो जैश के लिए डार्लिंग थी, जिसका भाई भी आतंकी, जिसका बॉयफ्रेंड भी आतंकी, लखनऊ से लाल किले तक जिसने बारूद बिछाने की पूरी प्लानिंग की थी। AK-47 लेकर चलने वाली जैश की वो डॉक्टर व लेडी कमांडर जिसने आतंक से जुड़ने के लिए अपने पति से तलाक ले लिया। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। आतंकी लेडी डॉक्टर पर जैश ने जिम्मेदारी दी थी रिक्रूटमेंट की, यानी आतंकियों की भर्ती की। शाहीन सहारनपुर से लेकर हापुड़ तक मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो शहर से थोड़ा बाहरी इलाके में हो और वहां हलचल कम हो। जैश की लेडी ब्रिगेड के लिए शाहीन ने की थी बहुत बड़ी प्लानिंग। रिक्रूट कमांड सेंटर खोलने के लिए जगह खोज रही थी शाहीन। मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए जैश से हुई शाहीन को फंडिंग, गरीब मुस्लिम लड़कियों के नाम पर फंड लेने की प्लानिंग। भारत के खिलाफ आतंक की लेडी ब्रिगेड की तैयारी था मकसद। शाहीन को जैश ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाने की जिम्मेदारी भी दी थी। जैश के इस मिशन के लिए बकायदा शाहीन को टेरर फंडिंग भी हुई थी। यानी शाहीन जैश सरगना के निर्देश पर आतंकियों की ऐसी ब्रिगेड बनाने वाली थी जिसकी ट्रेनिंग से लेकर ब्रेन वॉश तक का पूरा खाका तैयार था। खुद पाकिस्तानी आतंकी ऑनलाइन इसके लिए ट्रेनिंग देने वाले थे। इसके लिए फंड का भी चैनल तैयार होना था ताकि पढ़ाई और रोजगार के नाम पर आतंक के प्लान पर काम शुरू कर दिया जाए। बुर्का ब्रिगेड की सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार करना ही इसका असल मकसद था, लेकिन उससे पहले ही इस मॉड्यूल का खुलासा हो गया और ये पकड़ी गई। दिल्ली धमाके में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति या एक्स हस्बैंड में कहूँ ज्यादा अच्छा होगा, डॉक्टर जफर हयात ने चुप्पी तोड़ दी है। डॉक्टर जफर इस समय कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि साल 2012 में ही उनका शाहीन से तलाक हो गया था और शाहीन से उनके 2 बच्चे हुए जो उनके साथ रहते हैं। उनका यह भी कहना है कि तलाक के बाद से ही शाहीन से उनका कोई संबंध नहीं है। ना कभी बुर्का नहीं पहना मेरे सामने, कभी नहीं ना। कट्टरपंथी वाली कोई चीज नहीं। बुर्का बता दो ना, घर जाते थे तो बुर्का पहनते थे, क्योंकि घर में एंट्री करनी तो बुर्का पहन के ही करनी। हमारे वहाँ ऐसा एक रवाज था, वो उस जमाने में तो हुआ ही करता था ना। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो तो पहनते ही थे, तो घर जाते तो 10-5 मिनट के लिए पहन लेते थे। अलग अलग हम लोग पढ़े हैं, बिल्कुल। मैं काफ़ी सीनियर रहा हूँ उनसे। कोई जांच एजेंसी आपसे बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए आई? क्राइम ब्रांच की टीम सर बैठी, क्या पूछताछ की आपसे? अभी नहीं किया। अभी नहीं की। कोई अफसोस है सर आपको इस तरह की सूचना? कोई अफसोस कोई मतलब नहीं। ऐसा उम्मीद थी कभी कि ऐसा होगा? कोई बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और शख्स को हिरासत में लिया है और ये शख्स भी डॉक्टर है। पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है इस डॉक्टर को। डॉक्टर का नाम जहूर बताया जा रहा है। खालिद जी न्यूज़ संवाददाता ज्यादा अपडेट लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस डॉक्टर को लेकर क्या अपडेट है खालिद आपके पास? क्या ये भी मुजम्मिल और उमर से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जितने भी डॉक्टर्स अभी तक अरेस्ट किए गए हैं, उनके परिवार और उनके सब जानने वालों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो जब्त किए गए हैं और उनको अब धीरे धीरे टटोला जा रहा है। जो भी लिंक उनमें से मिलता है उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और इसी कड़ी को देखते हुए डॉक्टर जहूर नायकू, जो बीबाग कुलगाम के रहने वाले हों, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एज ए सर्जन, उनको भी पूछताछ के लिए अभी कुछ देर पहले जो है डिटेन किया गया है कुलगाम में और उनसे भी इसी बारे में पूछताछ की जा रही है। दरअसल उनका भी कहीं ना कहीं इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नाम आया होगा और जितने भी लिंक्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो अभी तक फोर फ्रंट पे है, जिसमें डॉक्टर मुजामिल है, डॉक्टर आदिल है, डॉक्टर उमर है या फिर अन्य डॉक्टर जो यहाँ से पकड़े गए हैं, डॉक्टर सज्जाद है, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगाला जा रहा है। जिसे कहा जाए कि डॉक्टर्स का पूरा एक गैंग तैयार किया गया जो इस तरीके की आतंकी घटनाओं को अंजाम देना चाहता था। फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर जो 7 गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें एक नाम इमाम इरफान अहमद का भी है। ये दूसरे आरोपियों की तरह डॉक्टर तो नहीं है बल्कि पैरा मेडिकल स्टाफ है, लेकिन इन डॉक्टर्स को इस मॉड्यूल से जोड़ने वाला किरदार यही है, यानी इस मॉड्यूल का जो मास्टरमाइंड है उसका कनेक्शन सीधे सीधे जैश ए मोहम्मद से है। जिसकी पुष्टि करते हैं उसके कमरे से बरामद ये पोस्टर 17 अक्टूबर की तारीख वाला यही पोस्टर है जो जम्मू कश्मीर पुलिस को अक्टूबर माह में नौगाम के बाहरी इलाकों में मिला था। और अब मामले की जांच करते हुए पुलिस मस्जिद तक पहुंची तो वहां इरफान के कमरे से भी जैश के वही पोस्टर बरामद हो गए हैं। यही पे इमाम रहता था और यही मस्जिद ने उसको प्रोवाइड किया था। इरफान पर आरोप है कि कई डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को उसने कट्टरपंथी बनाया।
जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद संगठनों से जुड़ा था। जैश ए मोहम्मद से प्रेरित वीडियो दिखाता था, VOIP के जरिए अफगानिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में था, धर्मार्थ या सामाजिक कार्यों की आड़ में धन जुटाता था, जिसका इस्तेमाल हथियार और IED तैयार करने में होता था। तो इस मौलवी के घर से उधर से क्या क्या देखा उन्होंने, पुलिस वालों ने क्या तलाशी, सारा जगह किचन विचन को रियल उठाया, हर चीज से वो किताबें जो उसके उनको उठाया, उधर से वहाँ से निकला 3 पोस्टर। तो पोस्टर क्या थे? उसमें वो उर्दू में लिखा, नीचे लिखा है जैश मोहम्मद। अच्छा। हाँ, बाकी उसमें लिखा यही कि इलाका वालों को धमकी, होश में आओ। सोचिए ये मौलाना कितना शातिर था कि उसने ब्रेन वॉश किया भी तो उन पेशेवर का जिसे धरती का भगवान कहा जाता है। फरीदाबाद के आतंकवादी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है मौलवी इरफान अहमद, जिसे पुलिस व्हाइट कॉलर टेरर का चेहरा कह रही है, और इसके बारे में उसका परिवार बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखा रहा है। परिवार का दावा है कि इरफान बेगुनाह है और साजिश का शिकार है। उस मौलवी के घर जी मीडिया की टीम पहुंची और परिवार से बात की। ये जो मौलाना साहब हैं, इनके बारे में कभी आपको ये बात आई कि ये मिलिटेंट से मिले हैं या कभी तक? कभी भी नहीं आया बात। हर कोई बंदा बोलेगा ये कितना शरीफ है, हर कोई बंदा यहाँ पे यही बोलेगा ये कितना शरीफ है। इसको किसी के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं था। गांव में किसी से भी पूछिए ये कैसा बंदा है, सब पूछेंगे उनके बारे में, सब पूछेंगे कि ये शरीफ है, किसी भी तंजीम से वाबस्ता नहीं है। मजहब के बारे में भी यहाँ बोलते थे, लोगों को पढ़ाते थे? नहीं, ये कुछ हाँ यहाँ पे पढ़ाते थे, कभी कभी जब आते थे नमाज पढ़ाते थे, हाँ शाम को पढ़ाते थे नमाज, या सुबह को कभी कभी पढ़ाते थे। ये बोलते थे उनको आप आइए जाओ, आप ही नमाज पढ़ाओ बस। देवबंद के आने के बाद ये इन्होंने क्या किया? उन्होंने मुफ्ती कोर्स किया है श्रीनगर में। अच्छा। हाँ। श्रीनगर में कितने टाइम से है ये श्रीनगर में 7 साल से है, वहाँ पे नमाज पढ़ा रहे हैं 7 साल से है। हाँ। और क्या पढ़ाते थे? बच्चों को भी पढ़ाते थे ये? हाँ, दरसगाह में भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ। और दिल्ली धमाके के बाद भारतीय सेना एक्शन में, पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिल सकता है एक्शन, क्योंकि ब्लास्ट के तार सीधे सीधे सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और इसके बाद सेना ने भी अपने अगले प्लान पर काम करना अब शुरू कर दिया है, जिसकी झलकियां बॉर्डर पर देखने को मिली, जिससे पाकिस्तान एक तरीके से कहा जाए कि डरा हुआ है, क्योंकि उसे भी पता है दिल्ली ब्लास्ट का अंजाम क्या हो सकता है, जिसका ट्रेलर भारतीय सेना ने बॉर्डर पर दिखा दिया है। दिल्ली धमाके के पीछे कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि भारतीय सेना ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है, मतलब किसी भी वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत हो सकती है। भारतीय सेना की साउदर्न कमांड ने राजस्थान के जैसलमेर में अभ्यास मरुज्वाला का आयोजन किया। ये अभ्यास चल रही तीनों सेनाओं के त्रिशूल ड्रिल का हिस्सा था। थल सेना से लेकर वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। टैंकर ताबड़तोड़ हमले करते नजर आए। सैनिक अपनी पोजीशन लेकर दुश्मनों पर गोलियां बरसाते दिखाई दी। बख्तरबंद गाड़ियां मोर्चा संभालती दिखाई दी। यही नहीं, आधुनिक ड्रोन की मदद से दुश्मनों के ठिकाने तबाह होते नजर आए। वहीं वायुसेना ने भी अपनी ताकत का जोरदार प्रदर्शन किया। फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते दिखे। दुश्मन जमीन पर हो या आसमान पर, सेना के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ताबड़तोड़ प्रहार करते दिखे। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, जो 12 दिन चला, जिसमें सभी सेनाओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। दिल्ली धमाके के बाद एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं, तो वहीं पाकिस्तान खौफ में नजर आ रहा है। इस्लामाबाद से लेकर बॉर्डर तक एक्शन देखने को मिल रहा है। जहां जहां आतंकी ठिकाने मौजूद है, वहां की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मतलब पाकिस्तान जानता है कि अगर उसकी पनाह में बैठे आतंकियों का हाथ इस ब्लास्ट में हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही तबाही तय है। पूरे पाकिस्तान में खलबली मची है। मुनीर ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने सुरक्षा अलर्ट को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने अपने सभी हवाई अड्डों और एयरफील्ड के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और ये सब पाकिस्तान ने भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई और सीमा पर तनाव बढ़ने के अंदेशे के चलते किया है। इसके साथ ही 12 नवंबर तक एयरमैन को नोटिस यानी नोटम जारी किया गया है, जो तनावपूर्ण सीमा क्षेत्र में हवाई यातायात प्रतिबंधों और सुरक्षा प्रोटोकॉल बढ़ने के संकेत देता है।
दरअसल भारत में होने वाले आतंकी हमलों के तार अमूमन पाकिस्तान से जुड़ते रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट की भी आतंकी पहलू के लिहाज से जांच की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान को पहलगाम हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर का खौफ सता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान जिसे कहा जाए डरा हुआ नजर आया और सीजफायर की उसने पेशकश की, तो भारत ने एक ही शर्त रखी, यदि भारत में कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पाकिस्तान ने उस वक्त इस शर्त को माना था, लेकिन वो ये भूल गया कि उसकी सेना हो या फिर उसके यहाँ पल रहे दहशतगर्द, उनका वजूद ही भारत विरोध से है और इसी वजूद को बचाने के लिए उसने भारत को एक बार फिर से छेड़ दिया है। लेकिन अब मुनीर समेत आतंक के आका घबराए हुए हैं। उन्हें एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का डर सताने लगा है। दिल्ली ब्लास्ट करके आतंकियों के आका ने बड़ी गलती कर दी, जिसके अंजाम से पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा है। रक्षा संवाद कार्यक्रम में भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान के इस डर को और बढ़ा दिया है। Open source analysis and predictive analysis in Sindoor 1.0 it helped us. Lot of volunteers came forward inside the country, diaspora, they came forward, they helped us. इधर पाकिस्तान ने अपने कई दहशतगर्दों को महफूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के निशाने पर आतंकी ठिकाने ही थे और अब तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिंदूर 2.0 के भी संकेत दे दिए हैं। Therefore, whether it's Sindoor 2.0 or any other battle thereafter, we are looking at in a big way. और ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि भारत की सेना उसकी सेना की तरह बेवजह अपना पीठ नहीं थपथपाती। एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट मामले की हर एंगल से जांच कर रही हैं। हर घंटे नया खुलासा हो रहा है और इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट का एक्सक्लूसिव फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार में धमाका होता हुआ दिख रहा है। धमाका इतना भयंकर था कि कार पलक झपकते ही आग का गोला बन गई। क्योंकि शुरुआती जांच में पता चला कि कार में भारी मात्रा में विस्फोटक मौजूद था, जिसकी वजह से कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ। दिल्ली ब्लास्ट का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें रेड सिग्नल पर गाड़ियों की भीड़ थी जो रेंगते हुए आगे बढ़ती नजर आई। इस दौरान लोग सड़क पार कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी सामने से i20 कार आती दिखाई दी। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची, उसमें जोरदार ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते आग के गोले में बदल गई। कार में धमाका इतना ताकतवर था कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे टूट गए, जिससे स्क्रीन काली हो गई। ये फुटेज शाम 6:51 का है, जब कार वहां से गुजर रही थी। दिल्ली में एंट्री करने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया था। अब दिखाते हैं 29 अक्टूबर का वीडियो। ये फुटेज फरीदाबाद के एक पेट्रोल पंप का है, जहां कार का पोल्यूशन चेक करवाया गया था। जानकारी के मुताबिक पोल्यूशन करवाने उमर और तारिक खुद गया था। पोल्यूशन चेक करवाने के बाद कार ने दिल्ली में एंट्री की थी। लाल किले की पार्किंग में अंदर जाने का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें 3:19 पर कार अंदर जाती दिखी। इसी पार्किंग में करीब 3 घंटे कार खड़ी रही थी। और दिल्ली के लाल किले पर 10 नवंबर की शाम हुआ धमाका एक पैनिक अटैक था या फिर गलती से विस्फोट था या ये सोची समझी हुई साजिश थी। फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी के बाद उमर के पास बचे हुए विस्फोटक को जल्द से जल्द इस्तेमाल कर लेने की चुनौती थी या फिर ये जानबूझकर वो इससे धमाका करना चाहता था। ये खुलासा मुजम्मिल से पूछताछ के दौरान हुआ है। ये भी जानकारी सामने आई है कि उनका दिवाली वाला प्लान फेल हो चुका था, जिसके बाद अगली तारीख तय की गई 26 जनवरी, यानी वो दिन जब भारत अपनी सेना के शौर्य का प्रदर्शन करता है। दिवाली प्लान फेल होने पर आतंकियों ने अपनी औकात और हदों से पार जाकर नया टारगेट तय कर लिया था। एनआईए ने डी गैंग के पकड़े गए आतंकी मुजमिल से पूछताछ की तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर मुजमिल और डॉक्टर उमर ने लाल किले की रेकी की थी। जनवरी के पहले हफ्ते में ही लाल किले की रेकी की गई थी। पार्किंग से लेकर सबसे ज्यादा फुटफॉल वाले स्पॉट चिन्हित किए गए। दिवाली पर सबसे ज्यादा भीड़ होने की जानकारी जुटाई डॉक्टर मुजमिल के फोन के डंप डेटा से मिली जानकारी। लेकिन इस बीच पुख्ता तैयारी और दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद तक विस्फोटक पहुंच जाने से जैश के कुछ लोग अति उत्साहित हो गए और जैश ए मोहम्मद की धमकी वाले पोस्टर चिपका बैठे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस सिरे को पकड़ा और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की परतें एक के बाद एक खुलते हुए फरीदाबाद तक पहुंच गई। दिवाली के दौरान कड़ी सुरक्षा की वजह से आतंकी अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, जिसके बाद 26 जनवरी का प्लान एक्टिव कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले ही जमा किए गए अमोनियम नाइट्रेट का अधिकांश हिस्सा बरामद कर लिया गया, जिसके बाद घबराहट में डॉक्टर उमर विस्फोटक से लदी गाड़ी लेकर इधर उधर छिपाने की कोशिश करने लगा और लाल किले तक पहुंच गया। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।